सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी की पहली किताब जो चलती है क्लास 12th में, उसका सेकंड लेसन है राजा, किसान और नगर, यानी किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये लेके प्रस्तुत हुए हैं। पहला लेसन हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो अब आइए बढ़ते हैं सेकंड लेसन की ओर। ये जो लेसन है, इसका समय काल आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। 600 BC टू 600 AD, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, ये 1200 काल का जो समय है, इसके बीच में इस लेसन के बारे में डिटेलिंग दी गई है। तो अब यही वो समय काल है जो पिछले चैप्टर में हम लोग कनिंघम के बारे में पढ़ रहे थे कि कनिंघम का भ्रम। कनिंघम इसी समय काल को लेकर भारत के इतिहास की रिसर्च करना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, उसके बारे में खोज पड़ताल करना चाहता था, और उसे बहुत कुछ मिला। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में कनिंघम को तमाम एविडेंसेस मिले। तो खासकर जिस तरह के एविडेंसेस मिले उसमें अभिलेखों की बात की जाएगी, जिसमें इंस्क्रिप्शंस की बात की जाएगी, अभिलेख को इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसमें मूर्तियों की बात की जाएगी, जिसमें तीर्थयात्रियों के जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, उन्होंने लिटरेचर लिखा, उसकी बात की जाएगी। इसी समय काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई थी भारत में, उसका जो साहित्य लिखा गया उसकी बात की जाएगी। ठीक है, पर 600 ईसा पूर्व और हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति को जहाँ छोड़ा था वो लगभग 1900 ईसा पूर्व के बीच की बात थी। तो 1900 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय काल था, वो उसके बारे में बहुत कुछ इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया है। यही वो समय था जब भारत में ग्रामीण संस्कृति यानी कि रूरल कल्चर अलग अलग स्थानों पर डेवलप हो रहा था। यही वो समय था जब भारत में वेदों की रचना हो रही थी, साहित्य की, वैदिक साहित्य की रचना हो रही थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और यही वो काल था जब भारत में कई चीज़ों में पतन और कई चीज़ों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी देखी गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले एक डिटेल मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट टाइटल है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। दोनों ही मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन दोनों ही अलग चीज़ें हैं। प्रिंसेप ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। और प्रियदर्शी ये अशोक के विषय में कहा गया, द ग्रेट अशोक। आप सभी जानते होंगे, भारत के महानतम राजाओं में इनका नाम शुमार होता है। तो उन्हीं के लिए प्रियदर्शी को कहते हैं ऐसा राजा जो देखने में प्रिय हो, प्रिय दर्शन। ठीक है, अशोक प्रियदर्शन ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया। तो लेकिन अब जो भी अभिलेखों में उस वक्त लिखा गया था, सबसे मूल बात यही है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास अभिलेख में जिस भी तरह की स्क्रिप्ट या लैंग्वेज लिखी जा रही थी, वो पढ़ना आसान नहीं था। वो आज की तरह देवनागरी लिपि नहीं थी, वो हिंदी लिपि नहीं थी, हिंदी भाषा नहीं थी, ना ही वो संस्कृत भाषा थी। तो वो क्या थी? भारत की सबसे जो प्राचीनतम लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, ध्यान से सुनिए इस बात को, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि कहा गया। और इस लिपि को 1900 यानी कि 1830 तक, 19वीं शताब्दी तक नहीं पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज अधिकारी, वो पहले शख्स थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा, और इन लिपियों को पढ़कर ही उस वक्त के अभिलेखों में जो कहा गया था, जो लिखा गया था, वो पढ़ने में सफलता प्राप्त की। चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक राज्य, देखिए यहाँ पर महाजनपदों की बात होगी। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, तो राजाओं की तो बात इसमें होगी। 6 ईसा पूर्व का वो समय काल था जब भारत में अनेक बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो रही थी, जैसे कि आज डिफरेंट स्टेट्स इंडिया में। उन राज्यों में 16 राज्यों की काफ़ी अहम भूमिका हो जाती है। मैं आपको उसकी डिटेलिंग भी दे रहा हूँ बगल में, इनको आप ठीक से पढ़िएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। अब इन महाजनपदों में जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो था मगध। तमाम और महाजनपद भी हुए हैं, आप मैप में अगर देख पाएँ तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें कुरु है, पांचाल है, गांधार है, मगध है, मल्ल है, कौशल है, वत्स है, मत, उज्जैनी है। इधर अगर दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो अश्मक। तो इस तरह से 16 महाजनपद लगभग भारत में उस वक्त, उनकी जानकारी अभिलेखों में मिलती है, बौद्ध साहित्य में मिलती है,
विदेशी तीर्थयात्री आए थे, उनके डॉक्यूमेंटेशन में, उनके लिटरेचर में इसकी जानकारी मिलती है। तो बड़े बड़े महाजनपद थे। अभी महाजनपद मतलब बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े स्टेट। तो अगर स्टेट होगा तो उसकी राजधानी होगी, तो यहाँ पर उनकी राजधानियाँ भी दी गई हैं और बड़े बड़े स्टेट भी दिए गए हैं। तो जो राजधानियाँ थी वो सबसे हार्ट होती हैं किसी भी स्टेट का। उन राजधानियों को चारों तरफ किले से घेरा जाता था। इसके अलावा पूरे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की होती थी। उसके लिए विशाल सेनाएं रखी जाती थी। सेनाओं की मेंटेनेंस के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए, बाहर के राज्यों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए, उनके आक्रमण से, तमाम तरह का टैक्सेशन प्रजा पर कर प्रणाली लागू की गई। जो ये सभी राज्य थे ये सब राजतंत्र के मॉडल पर नहीं थे। कुछ राज्य राजतंत्र के मॉडल पर थे और कुछ राज्य थे जहाँ पर कई राजाओं का शासन था, कुछ राज्यों में गणतंत्र था। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अभी आपकी किताब में इतना डिटेल से नहीं है, इसलिए आप अभी इन्हीं पर स्टक रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। हाँ, दूसरे साल लगभग इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन उठता है 4 नंबर में। ठीक है, तो प्रथम, फर्स्ट इन ऑल द 16 महाजनपदास। अब क्या कारण थे कि सारे महाजनपद तो 16 हैं, पर ऐसे क्या कारण है कि मगध ही सर्वोच्च सबसे ऊपर है। जैसे भारत में तमाम स्टेट हैं, लेकिन कुछ स्टेट हैं जो कि नंबर 1 है। जैसे भारत में महाराष्ट्र है, ठीक है, भारत में जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। इन स्टेट्स का नाम काफ़ी लिया जाता है कंपेयर टू आवर स्टेट, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो विकास के मामले में, मजबूती के मामले में, आर्थिक समृद्धि के मामले में मगध का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। कारण क्या था? किसी भी स्टेट की मजबूती के पीछे कुछ बेसिक कारण होते हैं। एक तो उस स्टेट के लीडरशिप किसके हाथ में है, नेतृत्व किसके हाथ में है। तो मौर्य साम्राज्य और इसके पहले भी जो साम्राज्य के जो सेना नायक हुए या राजा हुए वो भी काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी बुद्धिमान थे, जिसमें नाम आता है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। उसके बाद मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये तमाम ऐसे शासक हैं जिन्होंने मगध का नाम उस वक्त भारत के तमाम महाजनपदों में सबसे ऊपर रखा। इसके अलावा मगध में की जो फिजियोग्राफी है, जो वहाँ का भौगोलिक जो संसाधन है, चाहे वहाँ पर गंगा नदी से परिवहन या गंगा नदी से सिंचाई, खेती के लिए सिंचाई, इसके अलावा वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे, वन थे, वहाँ से जो हाथी, जंगली हाथी, जिन्हें ट्रेन करके सेनाओं में शामिल किया गया होगा, ये सब तमाम कारण हैं जिसकी वजह से मगध की जो शक्ति है वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई और ये सभी महाजनपदों में इसका नाम सबसे पहले गिना गया। पहले मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, मतलब राजाओं का घर। बाद में पाटलिपुत्र इसको शिफ्ट किया गया। पाटलिपुत्र वही है जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है आरंभिक साम्राज्य। इसमें मगध की बात अगर हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चाणक्य के विषय में सभी को पता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या आपस में जुगलबंदी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की मगध में 321 ईसा पूर्व, और इसके बाद अशोक बाद में शासक हुए। तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी कहाँ से मिली? देखिए ये चैप्टर हड़प्पा से डिफर हो रहा है, क्योंकि हड़प्पा में बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ जो हमें मिली हैं वो उसकी कोई रिटर्न, उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। कोई लिपि मिली है तो उसको हम पढ़ नहीं पाए। पर यहाँ हम लकी हैं कि इसके बारे में या इस समयकाल के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और बहुत प्रामाणिक है। इसमें मौर्य वंश के बारे में एक मेगास्थनीज, एक बहुत बड़े ये लेखक हुए, इनकी किताब है इंडिका। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा चाणक्य का अपना एक की किताब है अर्थशास्त्र, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारा बौद्ध साहित्य, बहुत सारा जैन साहित्य जो उस वक्त पनप रहा था, उसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब लिखा है साम्राज्य का प्रशासन। मैं आपको अगर मैप की तरफ ले चलूँ तो यहाँ आप देखिए, ये उस वक्त के अशोक के समय का ये पूरा, इसमें डिफरेंट आपको शेड्स में किताब में आप इसको ठीक से देखिएगा। इसमें
डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेप्स में, डॉट्स में कुछ प्लेसेस दिखाई गई हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पर अशोक ने अपने धर्म, जो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में जाकर, उससे जुड़ी हुई बातों को, उससे जुड़ी बातों का प्रचार करने के लिए अनेकों अभिलेख, अनेक शिलालेख इन जगहों पर स्थापित किए। तो ये चीज़ पिक्चर क्लियर करती है मैप कि उस वक्त मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो ना सिर्फ भारत में बल्कि आप इसको बाहर भी देख सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी। पाकिस्तान और भारत उस वक्त एक ही था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार दिखाया जा रहा है। तो अब बात ये उठती है कि 16 महाजनपद, जैसा कि आपने पहले मैप में देखा था, उससे अब अलग हटकर, यानी सारे महाजनपदों पर डोमिनेट कर लिया मगध ने, और पूरे हिंदुस्तान, पूरे उपमहाद्वीप, पूरे सब कॉन्टिनेंट में लगभग मौर्य साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। और इसी विस्तार के अंतर्गत ज़रूरत थी कि इसके प्रशासन को काफ़ी चाक चौबंद किया जाए। तो मगध की राजधानी उस वक्त पाटलिपुत्र थी, लेकिन उसके अलावा भी 4 और सेंटर, 4 और प्रांतीय राजधानियां अलग अलग जगहों पर बनाई गई, जिसमें एक तक्षशिला थी, एक उज्जैनी थी, एक यहाँ सुवर्णगिरी है और एक यहाँ पर तोसली है। ये लगभग साम्राज्य के हर कोने पे बड़े बड़े 4 और सेंटर बनाए गए जहाँ से निगरानी रखी जा सके, और ये काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि इतने बड़े राज्य के प्रशासन को संभालने के लिए कई सेंटर पॉइंट, कई सुपरविजन पॉइंट चाहिए थे। आगे चलते हैं हम लोग। सीधी सी बात है, जब इतना बड़ा प्रांत है, इतना बड़ा प्रांतीय शासन है मौर्य साम्राज्य का, तो किस तरह से व्यापारिक कार्य होता होगा, कम्युनिकेशन होता होगा, संचार होता होगा। तो राजधानियों से दूसरे प्रांतों में जाने के लिए, वहाँ पर सूचना पहुँचाने के लिए, या व्यापारिक लेन देन के लिए निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात है, जो भी लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे उनको सुरक्षा देने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनकी सेना समिति थी। ठीक है, सैनिकों से जुड़ी हुई, और ये एक मेन कमेटी थी जिसको 6 सब कमेटीज़ में या उप समितियों में डिवाइड किया गया था। मेगास्थनीज ने भी इसका उल्लेख किया है कि एक समिति और 6 उप समिति, जिनके सबके अलग अलग काम थे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सब कमेटी थी, उप समिति थी, उसका काम था जो यातायात में या सैनिकों के लिए, या राज्य के किसी, अगर दूसरे कोने पर किसी चीज़ की कमी होती है तो सामान को लाने ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। और इस तरह से मौर्य साम्राज्य को एक रखा गया। दूसरा चीज़ आती, इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है धम्म। ठीक है, धम्म, इससे धर्म से ये धम्म निकला है। ठीक है, बुद्धिस्ट कल्चर में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में धर्म को धम्म कहा गया है। अशोक के बारे में सबको पता है कि कलिंग के युद्ध के बाद किस तरह से उसका मन परिवर्तन हुआ था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसी धम्म को या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने न सिर्फ मौर्य साम्राज्य में, बल्कि हिंदुस्तान में, न ही सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी धम्म महामात्राओं की नियुक्त की, जिनका काम था कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार, धम्म महामात्रा जिसे देख रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करें। ठीक है, अगला है 3.3, और ये लास्ट में यहीं पे ख़त्म करूँगा अपनी बात। मौर्य साम्राज्य कितना इम्पोर्टेंट लगता है। देखिए, जब इन अभिलेखों का अध्ययन 19वीं सेंचुरी में हो रहा था, तो उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन भारत में था, और अंग्रेज़ों, जैसे कनिंघम ने ही बताया था कि भारत की कितने असभ्य हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं था कि इंडियन सिविलाइजेशन को बहुत पीछे जाके पढ़ने का। उस वक्त जो भी और एविडेंस मिल रहे थे उसके प्रति भी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं ले रहा था, यानी भारतीयों को किसी तरह की उपलब्धि देने के मूड में नहीं था। तो जब मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेलिंग निकाल के सामने रखी गई, चाहे उसकी मूर्ति कला हो, चाहे उसका सैन्य प्रशासन हो, चाहे उसका व्यापारिक उपलब्धियाँ रही हों, चाहे उसका आर्थिक विस्तार रहा हो, भौगोलिक विस्तार रहा हो, जब भारतीयों को पता लगा, भारतीय इतिहासकारों को पता लगा कि भारत का साम्राज्य किसी वक्त में इतना विशाल था, यानी कि भारत में ऐसे भी शासक थे जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे जाकर विस्तार किया, तो एक तरह से उनमें एक गर्व की अनुभूति हुई। और अंग्रेज़ों ने जिस तरह से भारतीयों को दबा के रखा था, ये उनके लिए एक तरह से संबल का कार्य कर रहा था, उनको प्रेरणा देने के लिए कार्य कर रहा था। जैसे कि लिखा है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना, कि नहीं, हमारे इतिहास में भी ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में
भारत को एक करके रखा है, भारतीय साम्राज्य को एक करके रखा है, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भारत का डंका बजा है। ठीक है, तो अशोक की उपलब्धि इसलिए है। बाकी अगर मौर्य साम्राज्य की स्वयं की बात की जाए तो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य साम्राज्य ख़त्म हो गया, खासकर अशोक के बाद। ठीक है, अशोक की जो उदार नीति थी, अशोक ने जो युद्ध करने की नीति को त्याग दिया था, इसकी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हुआ। तो फिर भी मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियों को हम दरकिनार नहीं कर सकते। ये है आज की डिटेलिंग इस पार्ट को लेकर। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।